वेलकम बैक नाज़रीन। साजिद साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये पॉलिसी जो है कि जब आप गल्फ कंट्रीज़ में रह रहे हो उसमें आप बिल्कुल क्लियर ब्लॉक पे चले जाएं जिसमें अमेरिका और इसराइल शामिल है। फिर आपको मालूम है कि अमेरिका की जानिब से भी जो यूएई को एड देने की बात की गई है। अब इस सारे मामले में अगर पोस्ट वार सिनेरियो देखें तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ट्रेड जो कर रहे हैं, ईरान के साथ बहुत बड़ा ट्रेड था लेकिन अब वो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल इसके बाद से वो वाला जो ट्रस्ट है वो दोबारा से हो सकता है जो कि इन दोनों ममालिक के दरमियान था। तो फिर क्या यूएई अल्टरनेट देखेगा? वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि यूएस और इसराइल से अपने मफादात को अलाइन रखेगा या फिर जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनकी तरफ वापस बढ़ेगा? मेरे ख्याल में तो ये काफी बड़ी हमाकत की है उन्होंने। देखिए कि इस पूरी वॉर में जो ट्रंप और इसराइल का ख्याल था कि हम 10-12 दिन में ईरान को हम फारिग कर देंगे, वो घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन जो रेजिलियंस शो की ईरान ने, ये बड़ी तबाही हुई है। वहां पे लाखों बेरोजगार हो गए हैं और उनकी करेंसी और नीचे गिर गई। जो पहले मिलियंस ऑफ तोमान आते थे उनके $1 के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी एक रेजिलियंस शो की है। और सबको, बाकी स्टेट्स को पता चल गया, हर अरब मुल्क में अमेरिकी अड्डे थे, लेकिन सबको पता चल गया कि ये आयरन डोम इसराइल के लिए था, इनके लिए नहीं था। क्योंकि इन सब के ऊपर ईरान ने इनको पेनिट्रेट करके बता दिया कि दिस आयरन डोम इज नॉट फॉर यू, इसको पेनिट्रेट किया जा सकता है। तो जो मुल्क थे वो समझ गए। कुछ ट्रंप ने अपनी जो जुमलेबाजियां, बदतमीजियां जो थी, उससे काफी लोगों को, एमबीएस को और लोगों को नाराज कर दिया। हाँ, इंडिया के बारे में उसने ठीक कहा था, लेकिन एमबीएस को नाराज किया उसने। तो अब देखे, बाकी सारे तो समझ गए हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जिन दिनों वॉर सीज फायर की बातें हो रही थी, तो वेरी सीनियर जो अमेरिकन एनालिस्ट थे, आई वाज लिसनिंग टू सम ऑफ देम, उन्होंने कहा जी कि क्या हाल, अभी सीज फायर हो जाएगी? ये अभी सीज फायर हुई नहीं थी। तो उस एनालिस्ट ने कहा कि पूरे रीजन में सऊदी अरब विल गो विद द यूनाइटेड स्टेट्स। वो नहीं इंसिस्ट करेगा कि वॉर जारी रहे, वो जिसको कहते हैं ना कि बस साथ साथ चलेगा, क्योंकि अभी तक उसको इससे पूरी तरह से, एक तरह से इसके शिकंजे से आजाद नहीं है, तो वो अभी करेगा। कतर का उसने कहा कि इंस्टेंटली मानेगा कि सीज फायर होनी चाहिए। उन्होंने कहा एक मुल्क जो चाहेगा कि ईरान के ऊपर भले न्यूक्लियर बम बरसाना पड़े, वो यूएई था। ये वॉर अभी सीज फायर शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले के ये अमेरिकन वेरी सीनियर एनालिस्ट के ये बयान थे। तो ये एटीट्यूड है इनका, आप देख लीजिए। वहां पे सिनागॉग बना रहे हैं, वहां पे मंदिर बना रहे हैं, इधर मोदी से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, नेतन्याहू से इनके सिलसिले चल रहे हैं। तो आई थिंक दे आर गोइंग टू आइसोलेट। जब बाकी सारे और नए अलायंसेस बनेंगे, हमारा ऑलरेडी एक शुरू हो गया कि सऊदीया के साथ हो गया, अब तो हमारे जहाज भी वहां पे 1 महीना तकरीबन हो गया, वहां पे गए हुए हैं। और कतर शुड बी विलिंग, उधर से तुर्की के साथ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आइसोलेट अपने आप को करता जा रहा है। अभी भी वक्त है, संभल जाए, वरना आई थिंक मुझे इसका मुस्तकबिल कोई एज यूनाइटेड अरब एमिरेट नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि इस सारे मामले में जो रोल है पाकिस्तान का, जारी बात है वो मीडिएशन का रोल है। आज भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा कि हमने जो ऑपरेशन फ्रीडम है वो फील्ड मार्शल के कहने पर रोका है। पाकिस्तान इज़ फैंटास्टिक और पाकिस्तान इज़ कंसिस्टेंट। पाकिस्तान ने जो निगोसिएशंस करा रहा है वो उसको मैचलेस हैं। ये सारी बातें तो की जा रही हैं, बट हाउ कैन वी ट्रांसलेट इनटू आप ये कह सकते हैं कि अपने फ़ायदे में इकोनॉमिक मीन्स में, या फिर हम कोई रियायत ले सकें? क्या, किस तरह से हम ये कर सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इससे पहले ही हम, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसको आप समझें कि जो पर्शियन गल्फ में जंग हो रही थी, यानी इसराइल और अमेरिका ने इलाकाई मुल्कों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जारियत की, इसके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत से चैलेंजेस उठ रहे थे और पाकिस्तान को भी बहुत से सीरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था और पड़ रहा है। इसमें मेजर जो है वो एक आप देख लें कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान बड़ी खूबसूरती के साथ, जैसे 73 में हमने देखा, 1973 में, कि अमेरिका और चीन के दरमियान हम ब्रिज बने और अपने आप को एक रीजनल पावर से इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर हमने पेश किया। इस वक्त भी पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती के साथ बिल्कुल राइवल स्टेट के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस रखा। यानी एक आप देखें कि अरबों के साथ, सऊदी अरब और बाकी अरबों के साथ बहुत अच्छे पाकिस्तान के रिलेशन
लेकिन अच्छे हमसाया मुल्क के तौर पे। इसी तरह अमेरिका के साथ अगर अच्छे हैं तो चीन और रूस के साथ भी अच्छे हैं हमारे, यानी ये हमें दुनिया में कोई शायद और ऐसा मुल्क ना मिले। बचाया और इसमें ख्याल है कि वो आइस जो थी वो बिल्कुल ब्रेक की और उसके बाद जो एक माहौल बन गया मुज़ाकरा का। इसमें बहुत सी ताकतें ऐसी हैं कि जो बीच में स्पॉइलर का रोल प्ले कर रही हैं, जिसमें खास तौर पे इजराइल और दूसरा जैसे हमने इशारा किया कि अमारात शायद नहीं चाहिए कि ये रोल पॉजिटिवली प्ले किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान अभी सेकंड राउंड की तैयारी कर रहा है और अभी तक पाकिस्तान के रोल की वजह से मैं समझता हूं कि जंग दूसरी दफा नहीं शुरू हुई। छोटी झड़पें तो हो रही हैं लेकिन दूसरी दफा शुरू नहीं हुई, बल्कि बार बार दोनों फ्रीक कह रहे हैं कि अपने, बल्कि उन्होंने जो मुतालबात एक दूसरे से एक्सचेंज किए हैं और अब हम दूसरे राउंड की तैयारी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हम पायलट्स का रोल जो प्ले कर रहे हैं उनसे अलर्ट रहें। ठीक ठीक, स्पॉयलर्स के रोल पे ही बात करेंगे। इसराइल की जब बात करते हैं, साजिश जंग बन रही है लेबनान और इसराइल में, इसके बावजूद हमले किए जा रहे हैं। और जो रीसेंट स्टेटमेंट है मार्क रूबियो की, उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे सियासी हुकूमत के साथ तो बात करेंगे, हम हिजबुल्लाह के साथ बात नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल हिजबुल्लाह ही वहाँ पे पावरफुल एंटिटी है और जो कि जवाब दे रही है लेबनान की तरफ से इसराइल को। तो हाउ डू यू सी दिस? आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इसराइल का स्पॉइलेशन का जो रोल है वो जारी रहेगा, या फिर हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है इसराइल को भी लगाम डालने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, फिलहाल तो कोई लगाम डालने में कामयाब नजर नहीं आ रहा। यस, बिल्कुल अमेरिका में जो पब्लिक ओपिनियन है इट इज डाउन टू 34% इजराइल के फेवर में। बाकी पहले इट यूज्ड टू बी 55% प्लस होती थी। वो सारा कुछ हुआ है बिकॉज इसमें मैं समझता हूँ कि ये शायद के शुहदा हैं, ये वहां से शुरू हुआ था और इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर। ईरान वॉर में ऐड हुआ है जो कि अमरीकियों को भी पता है कि एग्रेशन किया गया, ईरान के खिलाफ एग्रेशन किया गया है और वो खुल के अब बातें कर रहे हैं कि गजा के अंदर जो तबाही मचाई है इसमें $22 बिलियन जो अमरीकियों के टैक्स पेयर्स के लगे हैं, इसी तरह इस जंग में भी लगे हैं। वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इतनी जल्दी से ज़ायनिस्ट के पंजे से निकलने वाले नहीं। आप सिंपल सी देख लीजिए कि रोज गजा में इस वक्त 800-900 अफराद शहीद हो चुके हैं जब से जंग बनी हुई है। लेबनान में हर रोज उसने 7 नए टाउन्स हैं जिसको उसने वेकेशन का नोटिस दिया है और वेरी सिस्टमैटिकली आप देखिए वेकेशन का नोटिस देता है, उसके बाद वो इतनी बमबारी करते हैं कि वहां सिवाय मलबे के कुछ नहीं बनता। इनके डोजर जाते हैं और जाके वहां पे अपनी दीवार खड़ी कर देते हैं। कोई एक लफ्ज किसी ने बोला यूनाइटेड नेशन के अंदर इसके ऊपर, सिवाय ईरान के जो बोलता है या कोई मुस्लिम कंट्री बोल देते हैं या हम बोल देते हैं। लेकिन अमेरिका में मार्को रूबियो ने, पीट हेग्सेथ ने, किसी ने इसके ऊपर बैठ के बात की। सो ये हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी इंडिकेशन है कि वो ज़ायनिस्ट के कंट्रोल में है, वो एप्स्टीन फाइल्स हैं, ये सारा कुछ चीज़ें हैं इस वक्त ये इनके गले में पड़ी हुई हैं। तो इजराइल को फिलहाल कोई नहीं टच कर सकता। उसको स्पॉइलर के रोल के ऊपर चेक करने के लिए जिस तरह से हमने भारत को इस साइड पे चेक किया है, आई थिंक ईरान ने जो जिस तरह से उनके आयरन डोम को, और बड़ी तबाही हुई है वहां पे इवन पिछले साल जून में 30,000 जो उनके रेजिडेंट्स थे ईरान के अंदर, उन्होंने कंपनसेशन के लिए अप्लाई किया था पिछले साल जून में। तो इस दफा उससे भी ज्यादा है। तो इसके अलावा अमेरिका की तरफ से फिलहाल मुझे नहीं कोई ऐसा नजर आता कि उसके जो जायनिस्ट ग्रिप है, जो इजराइल की नेतन्याहू इज जायनिस्ट, वो तो विद इन इजराइल भी जो ज्यूज हैं वो जायनिस्ट को नहीं एक्सेप्ट करते, उनके खिलाफ हैं। लेकिन ये ग्रिप अभी जारी रहेगी। तो इसके लिए स्पॉयलर्स के लिए हमें ही अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना एंड अमेरिका रिलेशंस और विजिट की बात करें, 5 कंपनियों को बैन किया गया बिफोर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स विजिट, और इस पर जो चाइना है उसने रिटालिएट भी किया, उसने इसके बारे में जो है अपनी राय भी दी। क्या देखते हैं आप कि इस विजिट से पहले क्या कुछ डेवलपमेंट मुतवक्के हो सकती हैं और इस विजिट्स के जो एजेंडाज हैं वो क्या हो सकते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का विजिट मार्च में होना था, जो कि उस वक्त कैंसिल हुआ, और बल्कि उन्होंने बीच में कोशिश की, लेकिन अपने आप को चूंकि एंगेज किया हुआ था उन्होंने ईरान के खिलाफ, तो फिर उन्होंने मई का डेट का अनाउंस किया और 2
हफ्ते पहले चाइना की तरफ से एक पैगाम डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था कि आप जब चाइना आ रहे हैं तो उससे पहले मिडिल ईस्ट में जो इश्यूज हैं पर्शियन गल्फ में, इनको रिजॉल्व करके आए। यानी उस वक्त मुज़ाकरात इस्लामाबाद में चल रहे थे और चाइना की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है ये कंक्लूड हो जाए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एम्बिशियस हैं बहुत ज़्यादा। वो चाइना को एक मैसेज कन्वे कर रहे थे कि जी मैं जब चाइना हूं तो मैं ये चाह रहा हूं कि शुमाली कोरिया के साथ भी हमारे इश्यूज रिजॉल्व हों और हम एक डील कर लें। यानी वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम ईरान के साथ तो डील करके आएंगे, वहां पे हम अपनी कामयाबी ले चुके हैं, अब हम शुमाली कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ भी डील करना चाहते हैं। तो चाइना ने फिर उन्हें रिकमेंड किया था कि हम आपको नॉर्थ कोरिया के साथ तो बिठा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप वहां से इश्यूज कंक्लूड करके आए। अब जो जा रहे हैं सिर्फ ये इश्यूज नहीं है, बल्कि खुद चाइनीज जो शिप्स हैं उनको भी अटैक किया इन्होंने, अमेरिकन ने, और कई चाइनीज कंपनीज के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो मेरा ख्याल है बड़े नेगेटिव में वो चाइना जा रहे हैं और इसकी कोई अचीवमेंट बहुत मिल सकेंगी उनमें। थैंक यू वेरी मच आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। कंबर जदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।